क्या शेयर बाजार में अब 10 से 15% या आप कहिए कि उससे अधिक का रिटर्न जो है, अगर आप उसका सपना देखते हैं तो क्या वो टूटने वाला है? क्या भारतीय शेयर बाजार में अभी 20% तक की और गिरावट आ सकती है? देखिए, हम इस तरह के जो है विरोधाभास वाले सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पीपीएफएस के सीईओ राजीव ठक्कर कह रहे हैं कि निवेशकों को अब कम रिटर्न की आदत डाल लेनी चाहिए। तो दूसरी तरफ जो है मशहूर इन्वेस्टर मार्क फॉरवर्ड की भी जो है चेतावनी दे दी है, और उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय बाजार में अभी और बड़ी गिरावट जो है आना बाकी है। यानी सवाल सिर्फ जो है इतना नहीं है कि बाजार चढ़ेगा या गिरेगा, सवाल ये है कि क्या 15 से 20% रिटर्न का दौर खत्म हो रहा है? क्या महंगे वैल्यूएशंस, कमजोर कमाई और ग्लोबल तनाव मिलकर जो है बाजार को बड़ा झटका दे सकते हैं? पूरी कहानी प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ आज की ओपनिंग में एक और बात ऐड कर दूं सर कि आज के भारतीय शेयर बाजार में भी जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। 1.21% की गिरावट रही और निफ्टी जो है 24,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको तोड़कर 23,811 के आसपास जो है वो क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो बाजार में बड़ी गिरावट क्यों आ रही है सर? और क्या इन लेवल से भी अगर 20% अगर बाजार नीचे गिरता है तो क्या हम पुराने वो 16,000, 17,000, 20,000 के निफ्टी के लेवल्स के समय हम लोग लौट सकते हैं? नहीं, देखिए आज मार्केट में तगड़ी गिरावट आई और 5 लाख करोड़ रुपए के लगभग स्वाहा हो गए इन्वेस्टर्स के भारतीय बाजार में। इसके पीछे ज़्यादा बड़ी वजह जो है वो एआई रिलेटेड स्टॉक, जो मैग्निफिसेंट 7 जिन्हें कहा जाता है, जिसमें अमेजॉन है, मेटा है आपका, जिसमें अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट और अमेजॉन के शेयरों में 5-5% की गिरावट देखी गई। उसके बाद अमेरिकन मार्केट में, और कल वहाँ बड़ी गिरावट आई, आज फ्यूचर्स में भी वहाँ गिरावट है। इसका असर दरअसल पूरे के पूरे एशियन मार्केट्स पर बड़ा दिखाई दिया। कोस्पी में आप सैमसंग और एक और हाइनेक्स करके कंपनी है जो एआई से रिलेटेड हैं, इनके शेयरों में 8%, 9% की गिरावट दिखाई दी। कोस्पी जो साउथ कोरिया का मार्केट है वो लगभग 10% की, उसमें एक तरह का मैं कहूँगा कि क्रैश वहाँ पे दिखाई दिया। 20 मिनट के लिए बाजार में ट्रेडिंग को रोकना पड़ गया। तो हालात ऐसे हो गए। बिल्कुल। तो अब सवाल इस चीज़ का है कि जो एआई को लेकर जो बबल जो बताया जा रहा था कि बबल इसका फूट सकता है, क्या एआई का बबल फूट रहा है? और गूगल में दरअसल एआई के से जुड़े हुए तो बहुत हाई प्रोफाइल जो एग्जीक्यूटिव्स थे उनके दरअसल रेजिग्नेशन हुए हैं। इसकी वजह से अमेरिका के मार्केट में भी भगदड़ मची। तो जो एआई से जुड़े हुए स्टॉक्स थे, जैसे अमेजॉन था, जिनको सबसे ज़्यादा एआई का फ़ायदा मिलने की उम्मीद थी, उनमें कल बड़ी गिरावट यहाँ दिखाई दी अमेरिकन मार्केट में। और उसी का इम्पैक्ट आज फिर पूरे जो टेक जो सेक्टर हैं वहाँ पर बड़ी बिकवाली विशाल दिखाई दी। तो एक एआई का जो बबल क्या बस्ट हो सकता है, ये यहाँ आशंका पैदा हो रही है। और उसी से जुड़ी हुई फिर हम जो मार्क फेबर की बात करते हैं, या जो आप जो राजीव ठक्कर की बात करते हैं कि साहब आपको बहुत मॉडरेट रिटर्न को, दोनों वार्निंग को सर पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, चूंकि ले आते हैं पिक्चर मार्क फॉरवर्ड साहब को, क्योंकि एआई वाली बात जो आपने उठाई है उसका इससे जो है कोरिलेशन भी है। देखिए, मार्क फॉरवर्ड साहब भी कह रहे हैं कि देखिए कई बाजारों में कुछ खास सेक्टर यानी एआई, टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा चर्चा में, और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ये बहुत ऊंचे वैल्यूएशंस पर चल रहे हैं। तो ये जो बात ये कह रहे हैं सर, ये तो सही है ना, उनकी भविष्यवाणी हो गई? बिल्कुल। देखिए, वो दो बातें कह रही हैं। वो कह रहे हैं एक तो साहब पिछला जो भारत के बाजार का परफॉर्मेंस रहा, आउट परफॉर्म किया, अट्रैक्टिव रहे, उसने भारत के बाजार की वैल्यूएशन को बहुत ऊपर पहुंचा दिया। और वो अभी भी मान रहे हैं कि भारत का बाजार बहुत वैल्यूएशन उसकी हाई है। और ऐसा तब है जब अगर आप पीक से देखेंगे 2024 में अक्टूबर के, उसके से मार्केट काफ़ी नीचे आ गया है। तो इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि साहब मार्केट में यहाँ 20% का करेक्शन की अभी गुंजाइश है। और इसके साथ वो ये कहते हैं कि केवल और केवल भारत का बाजार ऐसा नहीं है जहाँ ये ऊंची वैल्यूएशन देख रही है, दुनिया भर के तमाम मार्केट्स में वैल्यूएशन एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है। विशाल सर, एक स्टोरी आपने दी थी कि ताइवान की स्टोरी तुम कर दो विशाल, उसमें भी हम लोगों ने जब आरएनडी की तो पता चला कि एक स्टॉक है टीएसएमसी करके, टीएसएमसी, वो कहा गया कि उसका 42% वेटेज है वहाँ के शेयर बाजार में। बिल्कुल। वो चढ़ा तो इस वजह से ताइवान का पूरा बाजार चढ़ गया, और ऐसा चढ़ा कि भाई ग्लोबल मीडिया में ग्लोबल हेडलाइन ये बन गई कि इन्होंने तो है देखिए भारतीय शेयर बाजार को पछाड़ कर आगे बन गए। तो क्या ये जो ओवर वैल्यूएशन वाला जो खेल या किसी एक स्टॉक के दम पर इतना बबल बन जाना, ये कितना हानिकारक होता है, या इसको क्या कैसे समझा जाए? बिल्कुल, चाहे टीएसएमसी देख लीजिए, चाहे फिर एनवीडिया देख लीजिए यूएस में,
तो इन सबके साथ है, अगर एआई को लेकर चीज़ें जिस तरह का हाइप है, अगर उसमें थोड़े से भी इधर उधर चीज़ें होती हैं, मान लीजिए लगता है कि ठीक है काम की चीज़ है लेकिन उतनी नहीं है, या अब हम इसके पीक पर पहुंच गए हैं, अब इसके आगे कोई मतलब नहीं है चीज़ों का, तो ये पूरे के पूरे जो एक बाज़ार में, ख़ासतौर पर अमेरिकन मार्केट में जहाँ एंथ्रोपिक है, जहाँ पर ओपन एआई के दो बड़े आईपीओ आने हैं, और स्पेस एक्स का जो भी आईपीओ जो आया था उसके बाद से शेयरों में बड़ी गिरावट आई है, $600 बिलियन का स्वाहा हुआ है इन्वेस्टर्स का। तो वो क्या हाइप भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इनके आईपीओ ठंडे जाएंगे? अगर ये होता है तो इन कंपनियां जो ऑलरेडी जिनके स्टॉक्स 400 500% चढ़ गए एक साल 1.5 साल में, उन शेयरों का क्या होगा? तो ये एक बड़ा सवाल एआई को लेकर जरूर पैदा होता है। चलिए, अब ये तो बात हो गई एआई की, टेक्नोलॉजी की, सेमीकंडक्टर्स की और न्यू एज जो है ये सब टेक्नोलॉजी, उस पर बात हो गई, लेकिन और क्या क्या प्रमुख चिंताएं हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, मार्क फाबर कह रहे हैं सर कि दुनिया भर के बाजारों में अनसर्टेनिटीज़ जो है वो बनी हुई है। वेस्ट एशिया का जो अगर वॉर, भू राजनीतिक जो है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल माहौल जो है बाजार को और कमज़ोर कर सकते हैं। तो अभी की ताज़ा हालात क्या हैं, क्या अपडेट है सर? अब तो देखिए लग रहा है कि जो लड़ाई है उसको रुकने के लेकर या डील को लेकर चीज़ें कंस्ट्रक्टिव तौर पर आगे बढ़ रही हैं। जो स्विट्ज़रलैंड में जो एक समिट हुआ जिसमें पीस डील को लेकर कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता और फिर ईरान और अमेरिका के बीच में सीधी बातचीत वहाँ हुई, उसके कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें निकल कर आ रही हैं। ईरान कह रहा है कि साहब अमेरिका हमको जो हमारे $12 बिलियन फ्रीज किए हुए हैं वो फ्रोजन फंड हमको वापस देना चाहता है, मतलब देगा। और दूसरी चीज़, जितने भी सैंक्शंस हैं ऑयल सप्लाई को लेकर ईरान पर कि आप दुनिया के किसी देश को तेल नहीं बेच सकते, वो सैंक्शंस अमेरिका हटाने को तैयार है। जेडी वेंस का ये कहना है कि जो बातचीत हुई है वो कंस्ट्रक्टिव है, वो बहुत पॉजिटिव है और इससे आगे एक परमानेंट जो एंड ऑफ वॉर है उसका रास्ता निकलेगा। तो दोनों पक्ष अब मैं ये कहूँगा कि एक पेज पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लड़ाई रुकती है तो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया के लिए, खासतौर पर भारत के लिए अगर हम देखें, चाहे मार्केट हो चाहे आम आदमी की जेब हो, सबके लिए राहत की बात होगी इस जंग का। लेकिन कई बार हमने सर आपसे ही सुना मनी सेंटर में कि विशाल, ये जो पूरी दुनिया है जिसमें एक जगह कहीं लड़ाई खत्म होती है तो दूसरी जगह शुरुआत हो जाती है, और कहीं अगर चल रही होती है तो वो थमती, तो मान लीजिए समझिए कि वो सिलसिला चलता रहता है, कहने का मतलब। लेकिन आप उदाहरण भी आप देते हैं कि रसिया यूक्रेन वाला देख लो, फिर उसके बाद हमास वाला देख लो, फिर अब इधर इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुए। मैं कहता हूं कि क्या सर ये अगर थम भी जाए तो क्या ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ थमेगी या वो कंटिन्यू रहेगी? हाँ, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ को लेकर, और मैं क्या तमाम जो बड़े जानकार लोग हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि साहब दुनिया अब एक ऐसे दौर में पहुँच चुकी है जहाँ इस तरह की जो अनिश्चितताएँ हैं उसका आपको लगातार सामना करना पड़ेगा। और वही बात जो आप कह रहे हो कि एक जंग रुकेगी तो क्या कहीं दूसरी जगह शुरू हो जाएगी? क्या साउथ चाइना सी में जहां ताइवान है वहां कुछ अपने मिस एडवेंचर कर सकता है ताइवान को लेकर, उसको लेकर तनातनी बनी हुई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्थितियां, उसमें ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सरकार ने होल्ड किया है, सरकार ने बंद नहीं किया वो। तो कब उसका 2.0 शुरू हो जाए कि पाकिस्तान की तरफ से कोई मिस एडवेंचर इंडिया को प्रॉम्प्ट कर सकता है कि साहब आप काउंटर स्ट्राइक करें तो दुनिया में असल में अनिश्चितताएं बड़े पैमाने पर क्रिएट हुई हैं, और वो मैं आपको बताऊं 2019 से पैदा हो गई। जब से कोविड का स्टार्ट हुआ तब से हमने दुनिया को सामान्य दौर में दरअसल लौटते देखा ही नहीं। चलिए प्रवीण सर, आप तो कह रहे हैं कि वैसे ही मूड माहौल में आदमी को जीना सीख लेना चाहिए, तो ऐसे में आम निवेशक के लिए क्या करने की सलाह होगी? मान लीजिए जो SIP के इन्वेस्टर हैं, बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ 2-4 अगर पर्सनल फाइनेंस के अगर एडवाइस आप दें। नहीं, देखिए अब जिनके असेट एलोकेशन जिस हिसाब से हैं, जो अपना SIP चला रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो बताते हैं कि साहब SIP ज़्यादा मुफीद तरीका है जिन लोगों को कम जानकारी है मार्केट की, और अच्छे लोगों ने बाज़ार में पैसा
गंवाया। आज आप F&O की एक जी रिपोर्ट भी कर रहे थे, उसमें भी जी इसी कहा तरह जा की रहा है कि finding फाइनेंशियल ईयर 25 में जितना नुकसान हुआ है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, लगभग उतना ही नुकसान जो है वो इस साल भी देखने को मिल सकता है। और सेबी जो है उस रिपोर्ट को जो बना रही है, स्टडी कर रही है, वो जुलाई में पब्लिश कर सकती है। लेकिन 2 दिग्गज ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं भैया, हमारे यहाँ के जितने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है वो पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, वो लोग, उनका जो है पैसा उनका जो है जाता हुआ ही दिख रहा है। और ये लगातार ये सिलसिला 2022 से चलता हुआ आ रहा है सर, जब एक दौर था कि जब हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लेकर जो रिपोर्ट करते थे कि 40,000 करोड़ जो है वो स्वाहा हो गए एक साल में। वो क्रम जो था वो बढ़ता ही जा रहा है। अब समझिए कि 1 लाख के पार जाता हुआ दिख रहा है। 40,000, फिर 60,000, फिर 80,000, अब देखिए 1 लाख के पार है। बिल्कुल, तो 1 लाख करोड़ का नुकसान सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बहुत ऐसे लोग जो जिनको कम जानकारी है, जितने इतने रिस्की डेरिवेटिव प्रोडक्ट में जाना, वहाँ पैसा लगाना, ये हानिकारक है। मार्केट्स के हाल ख़राब ही हैं। तो अपने एसेट एलोकेशन, अपनी समझदारी, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए फ्यूचर का, लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने का, शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमाने की जो प्रवृत्ति है, आदत है, उससे बचने की कोशिश रहनी चाहिए। उस रिपोर्ट में बस एक बात ये भी था, उसको भी आप एड्रेस कीजिए। कहा जा रहा है कि ऐसा लत लग गया है लोगों को कि वो छूट नहीं रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, तो भी वो सोच रहे हैं कि कम पैसा में अमीर बन जाएंगे। असल में फ्यूचर्स और ऑप्शन की सबसे बड़ी जो अट्रैक्टिवनेस पॉइंट है जो है ना, कि 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 लगाइए और जो है आपको लगेगा कि ये 10,000 जो है 1 लाख, 10 लाख भी हो सकता है। इस फेर में लोग पड़ रहे हैं। हाँ, तो लोगों को ये लगता है कि चलो मेरे 10 दांव बेकार गए, हो सकता है 11वां चल जाए, 11वां चल जाए, पता चला कि 10 जो दांव खराब गए जिसमें लाख रुपए का नुकसान हुआ, वो उसकी भरपाई हो जाए और 10, 20, 50,000 अलग से आ जाएंगे। ये जो ग्रीड है बेसिकली, ये लोगों को इस बात के लिए आप कहिए कि उत्साहित करती है।